ठीक है, तो ये चैप्टर दो पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला पोर्शन मनी है, जिसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, या यू कैन से बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये हम लोगों को देखना था। उसके बाद हम लोगों को देखना था कि लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम क्या होता है। ये दो पॉइंट जब हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद हम लोगों को आ जाना था कि ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ठीक है, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन की वजह से हम लोगों का मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, उसमें बहुत सारे डेफिनेशन, स्टैटिक डेफिनेशन, डायनेमिक डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन, ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशंस मनी के हम लोगों को पढ़ने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो एक तो हो गया डेफिनेशंस ऑफ मनी, अपने को इस चैप्टर के अंदर देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, वो टॉपिक इसमें पढ़ना है मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है, एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके मेजर्स, मनी सप्लाई के 4 मेजर्स पढ़ने हैं अपने को, M1, M2, M3, M4। ये 4 मेजर्स हम लोगों को मनी सप्लाई के पढ़ने हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है कि आपके मनी सप्लाई के मेजर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मनी सप्लाई के मेजर्स क्या क्या हैं, ये भी इस टॉपिक का मेन पॉइंट है अपना। क्लियर है? तो यहां तक की बात के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, या C2C एक्सचेंज क्या होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर को कवर करने के बाद नेक्स्ट वी आर टू गो एंड हम लोगों को बैंकिंग पढ़ना है। इसमें हम लोगों को 2 सेगमेंट पढ़ना है। पहला सेगमेंट हम लोगों को कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड पढ़ना है कि व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, व्हाट आर द की रोल्स दैट द कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म। उसके अलावा फिर हम लोगों को नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ना है सेंट्रल बैंक के बारे में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। रिजर्व बैंक के फंक्शंस पढ़ने हैं, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़नी है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो टॉपिक है अपना क्रिएशन ऑफ मनी या मनी क्रिएशन। ठीक है, तो वो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, जो उस चैप्टर का मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मनी क्रिएशन। ठीक है, या मनी मल्टीप्लायर यू कैन से। ठीक है, तो वो 2 चीजें हम लोगों को पढ़नी है, वो 2 चीजें हम लोग देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोगों को देखना है व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा है। उसी को यहाँ पे एक बार फिर दोबारा हम लोगों ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो भाई बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो सिंपली बार्टर एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसमें कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से क्या मतलब होता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि मीडिएटर, माध्यम का काम करे किन्हीं 2 लोगों के बीच में किसी गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए। बिकॉज ये प्रिमिटिव एज की बात है, मतलब ये प्री इंट्रोडक्शन की बात है, जब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे यहाँ वर्ल्ड में इकोनॉमिक सेटअप में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो भाई अपने पास क्या था, तो जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो देयर वाज अ C2C इकोनॉमी। ठीक है, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम हमारे इकोनॉमी में था, और हर वो व्यक्ति जिसे कोई एक कमोडिटी चाहिए होती थी, उसके लिए उसको अपने पास की किसी एक कमोडिटी से उस कमोडिटी को एक्सचेंज करना पड़ता था। एंड दैट होल इकोनॉमिक सिस्टम वर्क्स अपॉन द बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, तो इसी सिस्टम पे, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम पे काम होता था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हुआ करता था। ठीक है, तो भाई कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज में क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ सकती थी, तो दिक्कत क्या आती थी, दिक्कत आती थी सबसे बड़ी कि आपको जो सामान चाहिए या जो सर्विसेज चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, पहली दिक्कत तो ये। और दूसरी दिक्कत ये कि आप जो गुड्स या सर्विस उसके बदले एक्सचेंज करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को उस चीज की नीड होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि भाई आपके पास में वीट है और आपको एक डॉक्टर से अब किसी को दिखाना है, मान लो खुद को ही आपको एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करानी है। ठीक है, डॉक्टर के पास में सर्विस है, आपके पास में एक्सचेंज के लिए देने के लिए वीट है। देन देयर इज 2 थिंग। पहला क्या, कि डॉक्टर एक तो वो सर्विसेज देता हो जो आपको चाहिए, मैंने बोला कि हाँ डॉक्टर वो सर्विसेज देता है जो आपको चाहिए, लेकिन दूसरी चीज अब यहाँ पे दिक्कत वाली ये थी कि डॉक्टर को भी उस टाइम सडनली, जिस टाइम आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत है, उसे वीट की जरूरत हो।
अगर उसको वीट की जरूरत नहीं होगी तो वो वीट से अपनी सर्विस को एक्सचेंज नहीं करता, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच वी कैन गेट आउट इन द बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम यही होता था जब कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था। बोलता था कि एक सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन थ्रू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, जहां एक गुड्स एंड सर्विस के बदले में दूसरा गुड्स एंड सर्विस लिया या दिया जाएगा, और इसको C2C इकोनॉमी भी बोलते थे, दैट इज कॉल्ड कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बार्टर सिस्टम के अंदर है, वो इंपॉर्टेंट टर्म आपको डिफाइन करने के लिए आ भी सकता है, कभी कभी एग्जांपल के साथ आपको उसको डिफाइन करना पड़ सकता है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, जरूरतों का डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, मतलब आपको जब जिस समय जिस चीज की जरूरत है और आपके पास उस चीज को पाने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज है, सामने वाले को भी उस टाइम उसी चीज की जरूरत अगर नहीं होगी तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर डॉक्टर को वीट की जरूरत नहीं है तो दैट टाइम डॉक्टर आपको कंसल्टेशन देने को मना कर सकता है, बिकॉज आपके पास एक्सचेंज करने के लिए जो गुड्स है उसकी जरूरत सामने वाले को नहीं है। मींस दैट इन ऑर्डर टू ऑपरेट द बार्टर एक्सचेंज वी मस्ट नीड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। हमारे पास में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना ही चाहिए। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगा, बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करेगा, प्रॉपरली बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये एक दिक्कत परेशानी आ सकती थी, तो यही हमने बोला। ठीक है, तो आगे अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग इसमें बढ़े तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज द प्रीरिक्विजिट अंडर द बार्टर सिस्टम। अब दिक्कत क्या थी भाई? ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी दो चीजों की दिक्कत थी बार्टर सिस्टम के अंदर। क्या क्या? पहली दिक्कत थी सर्च कॉस्ट, मतलब आपको उस व्यक्ति को ढूंढने में टाइम लगेगा, और उस व्यक्ति को ढूंढने में जो टाइम बर्बाद होगा, किस व्यक्ति को ढूंढने में टाइम बर्बाद होगा? उस व्यक्ति को जिसके पास आपके जरूरत का सामान या सर्विस हो, प्लस उसको भी उसी चीज की जरूरत हो जो आपके पास एक्सचेंज में देने के लिए हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में समय लगता और समय की कीमत होती है, दैट इज कॉल्ड सर्च कॉस्ट। ठीक है, तो बोलता है it refers to the physical cost that a person has to incur to search a person to whom he may enter into a barter deal। बोलता है भाई उस व्यक्ति को खोजने की कॉस्ट, समय की कॉस्ट, ठीक है, जो व्यक्ति है जिसके साथ आप बार्टर डील में इंटर कर सकें। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू सर्च फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का सर्च नहीं कर पाएंगे तो भाई बार्टर जो सिस्टम है वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक तो हो गई इसमें सर्च कॉस्ट की दिक्कत। बोलता है आपके पास जो समय लगा, जो समय बर्बाद हुआ, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम लोग सर्च कॉस्ट बोलते हैं। मतलब हमें एक व्यक्ति फिर को ढूंढा, उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो वीट की जरूरत नहीं है, मैंने फिर सर्च किया, मैंने फिर दूसरा व्यक्ति ढूंढा, दूसरा डॉक्टर ढूंढा, उसने भी बोला कि नहीं यार मुझे तो अभी वीट की जरूरत नहीं, मुझे क्लोथ की जरूरत है। फिर मैंने तीसरा डॉक्टर ढूंढा, उसने तब जाके बोला कि हाँ चलो ठीक है मेरे को वीट की जरूरत थी, आओ मैं तुम्हें कंसल्टेशन दे देता हूँ, तुम मुझे वीट दे देना। तो ये जो टाइम स्पेंड हुआ, दिस इज कॉल्ड सर्च कॉस्ट। ये बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डिमेरिट है, सर्च कॉस्ट था, बेसिकली था, क्योंकि ये तो प्री मनी इंट्रोडक्शन एज की बात हो रही है। उसके बाद बोलता था डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। दूसरी बात, भाई वेट करना पड़ता था आदमी को, इंसान को वेट करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, उसकी जरूरत अभी है, डॉक्टर से कंसल्टेशन अभी करना है, मेरे पेट में अभी दर्द हो रहा है, और पता चला कि जब दर्द ठीक हो गया तब मुझे डॉक्टर मिला। डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, वेट करने की डिसयूटिलिटी, दिस वाज आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। ठीक है, तो ये दो चीजों की वजह से बार्टर सिस्टम सरवाइव नहीं कर पा रहा था, और बहुत जल्दी एक ऐसे सिस्टम की जरूरत समझ में आ रही थी लोगों को जो बार्टर के लिमिटेशंस को तोड़े। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला लिमिटेशन क्या था। दो लिमिटेशन तो हमने बात करा कि एक ये ना सर्च कॉस्ट और डिसयूटिलिटी ऑफ वांट बड़ी दिक्कत थी। इसके अलावा जो मेन और दिक्कतें थी बार्टर सिस्टम के अंदर, उन दिक्कतों को समझते हैं। तो पहला दिक्कत बोलता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यार कैसे खोजें वैसे व्यक्ति को
जो व्यक्ति मेरे भी काम आ सके या उसके पास वो गुड्स एंड सर्विसेज हो जो मुझे चाहिए और मेरे पास जो देने के लिए सामान है जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उसको चाहिए। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कोइंसिडेंस बिठाते बिठाते ही अपना समय निकल जाता था बार्टर सिस्टम के अंदर, तो इट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये पहली दिक्कत आ गई, ठीक है। बोलता था बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड। अगर बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने को रेडी नहीं है तो भाई बार्टर सिस्टम तो काम ही ना करेगा, और जब काम ही नहीं करेगा तो भाई एक्सचेंज में दिक्कत आएगी। तो लोग इस चीज के लिए प्रयासरत थे कि भाई कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए जो हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होने लगे, ठीक है। तो आई चीज, ठीक है, एक चीज ऐसी आई जिसका कॉमन एक्सेप्टेंस हुआ और उसी को हम लोग बोलते हैं मनी, ठीक है। तो जब मनी आ गया तो मनी की बात करेंगे, लेकिन पहले जब मनी नहीं था तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये पहली चीज हो गई। दूसरा डिमेरिट क्या बोलता है भाई, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। कोई एक चीज कॉमन नहीं थी, कोई एक ऐसी चीज नहीं थी, कोई एक ऐसा सबस्टांस नहीं था, कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं था, मैटर नहीं था जिसमें हम सब चीज की वैल्यू को आंक सकें। आंकना मतलब मेजर करना, मेजर कर सकें। जैसे आज के दिन हम लोगों को किसी भी चीज को मेजर करना होता है, हम किस टर्म्स में मेजर करते हैं, मनी टर्म्स में मेजर करते हैं। तो जब प्रिमिटिव एज में मनी ही नहीं था तो आप इमेजिन करो कि आप कैसे किसी चीज को मेजर और कंपेयर कर सकते थे। देयर वाज नो मेजरेबिलिटी, देयर वाज नो कंपेरेबिलिटी इवन, ठीक है। एक छोटी सी चीज एक बड़े चीज के साथ में एक्सचेंज कर ली जाए वहां भी कंपेरेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू था, आप वैल्यूज मेजर नहीं कर पाते थे बिकॉज आपके पास कोई कॉमन मेजरिंग यूनिट नहीं था, जो कि आज के दिन में हर कंट्री में उसकी रिस्पेक्टिव करेंसी इज द कॉमन मेजरिंग यूनिट, ठीक है। एंड इवन कंट्री अगर चेंज भी होती है तो मेजरिंग यूनिट आप स्वैप कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो वो आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो आपके लिए मनी के आने के बाद ये चीज ठीक हुई। तो पहले आपके पास लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था, आप मेजर नहीं कर पा रहे थे वैल्यूज को। बोलता है बार्टर सिस्टम में ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मेजर, ठीक है, इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। आप एक्सचेंज रेशियो कैसे मेंटेन करते, क्योंकि आप किसी भी चीज को मेजर ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब मेरी दो चीजों की कीमत आपके गुड्स और सर्विसेज की, एक गुड्स और सर्विसेज के बराबर है या 10 के बराबर है, ये तो हम मेजर ही नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हमारे पास में मनी नाम की कोई चीज अवेलेबल ही नहीं थी, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। तीसरा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं था, पेमेंट का डेफरमेंट पॉसिबल नहीं था। डेफरमेंट का मतलब होता है चीजों को आगे बढ़ाना, दैट वाज वेरी मच इम्पॉसिबल बिकॉज आपके पास में कोई एक ऐसा टर्म नहीं था जिस टर्म में आप चीजों को डेफर कर पाए, ठीक है। जैसे आज के दिन अगर मुझे किसी को पैसा नहीं देना होता है, किसी को वैल्यू नहीं देनी होती, तो हम बोलते हैं आपका 10,000 रुपया है, हम बाद में देंगे, ठीक है। ये वैल्यू ही अपने पास में नहीं थी जब हमारे पास में मनी नहीं था। तो वी कांट डेफर द थिंग, हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि आज आप मेरे को ये सामान दे दो, मैं आपको 20 दिन बाद उस सामान के थ्रू कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज वैल्यूज तभी हो काम करती या एक्सचेंज तभी काम करता जब दोनों तरफ से एक्सचेंज हो, ठीक है। दैट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि हम लोग ट्रांजैक्शन में डेफरमेंट करें। डेफरमेंट वाज नॉट पॉसिबल इन द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। एंड लास्ट था स्टोर ऑफ वेल्थ, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज है, किस चीज को स्टोर करके रख ले कि ये मेरे को हर चीज खरीदवा दे, ठीक है। जैसे आज है ना कि इंसान के पास अगर पैसा है तो वो किसी भी चीज को खरीद सकता है, यू मस्ट हैव मनी, ठीक है, यू मस्ट हैव मनी, आपके पास अगर पैसा है यू कैन बाई एनीथिंग, ठीक है, आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। तो आप पैसे के रूप में अगर वेल्थ स्टोर करते हैं तो आपको ये श्योरिटी है कि यू कैन बाई एनीथिंग। बट उस टाइम, जिस टाइम हमारे पास में पैसा नहीं था, जिस टाइम बार्टर सिस्टम वर्क करता था, तो क्या हम अपने घर में अनाज रख लें, वीट रख लें, राइस रख लें, अंडा रख लें, मुर्गी रख लें, क्या रख लें कि मेरे पास में स्टोर ऑफ वैल्यू है?
हो, और अगर कोई चीज रखे भी सही तो क्या वो चीज ऐसे कोई सब्सटेंस हो, ठीक है, जिससे कि एक्सचेंज करके हम क्या कर सके, कोई चीज खरीद सके, तो भाई उसको रखने में हजार परेशानी। मान लो कि वीट एक्सेप्टेबल है, मान लो कि ज्यादातर लोग गेहूं लेकर के आपको कोई सामान या कोई सर्विस दे देते, तो भाई कितना वीट रखें, वीट को रखना, क्योंकि वीट खराब हो जाएगा, गेहूं खराब हो जाएगा, उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जब हमारे पास मनी नहीं था। और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो भाई क्या होता है, जब इतनी दिक्कतें बार्टर सिस्टम के अंदर आई, ना आप चीजों को वैल्यू मेजर कर पाते थे, ना आप वेल्थ स्टोर कर पा रहे थे, आपको डबल कोइंसिडेंस के लिए वेट करना पड़ता था, आपको सर्च कॉस्ट लगता था, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद देयर वाज एन अर्ज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को डेवलप करने का अर्ज हुआ, ठीक है। और धीरे 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 कुछ चीजों को कॉमन एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवॉल्व होना, चीजों का इवॉल्व होना। इवॉल्व का मतलब होता है कि टाइम के साथ किसी चीज का निकल के आना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो टाइम के साथ क्या चीज निकल के आई, तो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ मनी का डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो मैं सेपरेटली आपको इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि पहले कुछ मेटल्स को मिला कॉमन एक्सेप्टेंस, फिर आयरन को मिला, जैसे कुछ मेटल्स को पहले सिल्वर को मिला, फिर गोल्ड को मिला, फिर आयरन को मिला, फिर कुछ और चीजें आई, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीशियस एलिमेंट्स आए, फिर क्वाइंस आया, फिर पेपर करेंसी आई, फिर डेबिट करेंसी आई, फिर प्लास्टिक मनी, मतलब इवोल्यूशन हुआ धीरे 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 धीरे, ठीक है। ड्यू टू दैट अर्ज की कोई एक कॉमन एक्सेप्टेंस की चीज होनी चाहिए, मनी का डेवलपमेंट होना चालू हुआ। तो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर अ मीडियम through which we can exchange for the goods and services, and here comes the introduction of money। यहां पे क्या आया बेटा, मनी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो अब जैसे ही मनी इंट्रोड्यूस हुआ, जो काम नहीं हो पा रहा था बार्टर एक्सचेंज में, वो काम चालू हो गया। तो मनी का डेफिनेशन भी वहीं से निकल के आ गया, ठीक है। मनी का डेफिनेशन उसके फंक्शन पे लोगों ने बेस करके बना दिया, ठीक है। मनी का डेफिनेशन उसके फंक्शन पे लोगों ने बेस किया और डेफिनेशन दे दिया, मनी इज अ मैटर फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, ठीक है। बोलता है मनी कोई एक मैटर है, कोई भी मैटर हो सकता है। मैटर का मतलब अ मटेरियल, अ सब्सटेंस, अ थिंग व्हिच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस और अ नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस, एनीथिंग व्हिच हैज फोर फंक्शंस। मनी इज अ मैटर फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। भाई साहब यही चार कमी थी बार्टर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इन्हीं चार कमियों को मनी ने दूर कर दिया। मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, मीडियम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को हटाने के लिए आ गया मीडियम, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में क्या होता था भैया, वैसे व्यक्ति को चुनो जो व्यक्ति, ठीक है, मेरी चीज को लेने को तैयार हो और अपनी चीज को देने को तैयार हो। हमने बोला हटाओ भाई इस झंझट को ही हटाओ, एक नॉर्मल कॉमन कोई एक ऐसा मैटर चुन के निकाल लो, ढूंढ के निकाल लो जो हर व्यक्ति लेने और देने को तैयार हो। भैया आपके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत का मामला निपट लिया, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन का पहला पॉइंट, मनी इज अ मैटर फंक्शन फोर का पहला पॉइंट, मीडियम, ठीक है। मनी हैज डेवलप्ड एज अ मीडियम विच इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पर्संस फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द इकोनॉमी। हो गया मीडियम। मेजर, दिक्कत हो रही थी कि चीजें कैसे किसी एक कॉमन टर्म्स में वैल्यू करें ताकि हमें एक्सचेंज रेशियो पता चल सके कि आपकी चीज का मेरे चीज के हिसाब से क्या वैल्यू है। आपकी चीज के लिए मैं अपनी चीज का 5 यूनिट दूंगा कि 7 यूनिट दूंगा कि 10 यूनिट दूंगा कि आधा यूनिट दूंगा, ये तभी पॉसिबल हो पाता जब आपकी चीज और मेरी चीज में कंपेरेबिलिटी होती। एंड मनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंपेरेबिलिटी बिकॉज with the help of money we can define the value of a particular substance, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम खत्म हो गया कि आपकी चीज अगर 10 रुपए की और मेरी चीज अगर 5 रुपए की है, ठीक है, तो मुझे आपकी चीज के बदले अपनी दो चीज देनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास जो गुड्स है उसके एक्सचेंज में मुझे अपना दो गुड्स देना पड़ेगा बिकॉज आपके गुड्स की वैल्यू डबल है। हो गया भाई। तो मनी इज अ मैटर फंक्शन फॉर मीडियम मेजर
दो चीज का दिक्कत था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सॉरी, दो चीज का दिक्कत था बार्टर एक्सचेंज के अंदर, वो पहला दो दिक्कत खत्म। मीडियम मेजर, थर्ड स्टैंडर्ड, अपने को पेमेंट डिफर नहीं हो पा रही थी, ठीक है, अपने को ये नहीं मिल पा रहा था कि किस अमाउंट में किस तरीके से पेमेंट को डिफर करें। अब हमारे पास बोलने के लिए पैसा हो गया, आपको अगले दिन 400 रुपया देंगे, आपको अगले दिन $500 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर डिफरमेंट। हम किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, किसी भी उधार के ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन डिफर करने को रेडी हो गए आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मनी इज अ मैटर फंक्शन 4। तीन दिक्कत, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत, स्टोरेज की दिक्कत, वैल्यू की दिक्कत, और चौथी डिफरमेंट की दिक्कत। तो अब लास्ट दिक्कत जो है वो स्टोरेज की दिक्कत थी कि वैल्यू किस चीज में स्टोर करें। आपको एक चीज मिल गई वैल्यू स्टोर करने के लिए, और वो क्या है? मनी, ठीक है। आप मनी में अपने गुड्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते थे। आपके पास अगर मनी है देन यू हैव द पावर टू स्टोर द वैल्यू विथ यू। आप उस मनी से कुछ भी चीज क्या कर सकते हैं बेटा? खरीद सकते थे। तो ये चार चीजें आई। मनी इज अ मैटर फंक्शन 4, मीडियम measure, standard and store. Now you can store the value, you can store the value with the help of what? With the help of money. आप मनी के रूप में क्या स्टोर कर सकते थे? वैल्यू स्टोर कर सकते थे। तो बार्टर एक्सचेंज की दिक्कत को हटाते हुए मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। वो क्या है? मनी का फंक्शनल डेफिनेशन है, मनी इज अ मैटर फंक्शन 4, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, ठीक है। मनी का चार फंक्शन, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। बहुत जल्दी हो गया, तो जल्दी आ गए, अभी तो 7:35 ही हुआ। या मोम बोली कि 8 बज गया, तुम निकलो। नहीं नहीं, आओ बैठो, 7:35 ही हुआ। तुम क्लास ले रहे हैं, बैठना पड़ेगा थोड़ा देर। टाइम लगेगा सर? हाँ, अभी तो 8 बजे तक लेंगे ना क्लास, अभी तो 7:35 ही हो रहा है। कहाँ जाओगे तो? अच्छा ठीक, ठीक है। तो यहां तक हमने बात करी, मनी इज अ मैटर फंक्शन 4, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। तो यहां पे हम लोगों का इंट्रोडक्शन का टॉपिक मनी का स्टार्ट हो गया। तो मनी का अपने को बताया कि कितना फंक्शन है। मनी का हमने मेन 4 फंक्शन देखा जो कि 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पार्ट में। पहला 2 फंक्शन जो मैंने अभी बोला आप याद कर सकते हैं, मनी इज अ मैटर फंक्शन 4, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, एम स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। तो मीडियम और मेजर ये जो दो बात है, दीज आर कॉल्ड एज द प्राइमरी फंक्शन। जब भी कोई आपसे बोलेगा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, आप उसको बोलेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ये दो चीजें मनी का प्राइमरी फंक्शन है। एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये दोनों मनी का सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। तो डेफिनेशन को हमने 4 फंक्शंस में पहले तोड़ा, और 4 फंक्शंस में से पहला 2 फंक्शन मनी का प्राइमरी फंक्शन है और अंतिम 2 फंक्शन मनी का सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बोलता है? एज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज means that it can be used to make payment for all the transaction of goods and service. As a medium of exchange, money क्या करता है? तो money किसी भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। बोलता है इट इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी, ये मनी का सबसे एसेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। बिकॉज मनी हैज द पावर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। एक वर्ड आता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसेस और किसी भी सिचुएशन में मनी को गैदर करने से मना नहीं करेगा, एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड ड्यू टू दिस रीजन मनी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। मनी क्या फायदा देता है? यूज ऑफ मनी अलाउ परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली। आइए इस बात को समझते हैं। जब बार्टर सिस्टम था ना, तो परचेज और सेल को एक टाइम में होना पड़ता था,
ठीक है। परचेज एंड सेल को एक टाइम में होना पड़ता था। सामने वाला अगर किसी से कोई सर्विस या गुड्स लेने गया है तो ये अगर उधर से सेल करेगा तो उसको भी परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों तरफ से कमोडिटीज एक्सचेंज कर रही थी, कमोडिटीज मूव कर रही थी। लेकिन मनी के आने के बाद में जब जिसको खरीदने का मन करे वो जाके खरीद सकता है, और जब जिसको बेचने का मन करे वो जाके बेच सकता है। कहने का मतलब है कि सिंगल वे ट्रांजेक्शन होता है। जैसे सेलर को कोई सामान बेचना है तो वो एक बार परचेज करके रख ले, और जब बाद में उसको बेचने का मन है तो वो उसको बेच सकता है। ऐसा हमारे पास में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। मनी ने हमें इस बात की छूट दी है, या मनी के आने की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि परचेज और सेल ट्रांजैक्शन अलग अलग किए जा सकें। ठीक है। इससे हमने क्या होता है, इससे मार्केट में ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। ठीक है। एक्सचेंज मैकेनिज्म इजी हुआ है जिससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। ठीक है। एंड लास्ट में एक बात बोलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है मनी हैज, इस बात को समझना होगा, और कभी कभी ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता है एक्सप्लेन करने के लिए। बोलता है मनी हैज नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, but it commands the power to purchase anything and everything which can sustain the human wants and which can satisfy the human wants. बोलता है पैसे के अंदर ये पावर नहीं है कि वो लोगों की वांट को, जरूरत चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि मनी के अंदर ये पावर नहीं है कि वो ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई कर पाए, बट मनी के अंदर ये पावर है, वो कमांड करता है ये पोजीशन कि उससे कोई भी सामान ऐसा खरीदा जा सकता है जिससे ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है। दैट इज द पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है, बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी इज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। बोलता है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। कॉमन डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन विच द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग कैन बी डिनोटेड। कोई ऐसी चीज जिसके अंदर हर चीज की वैल्यू डिनोट की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिनोमिनेशन। ठीक है। इन विच वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस, जिसके अंदर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोलते हैं by reducing the value of all goods and services to a single unit it becomes very easy to find out the exchange ratio। जब हम
सारी चीजों की वैल्यू एक तरह की यूनिट में डाल देंगे तो उससे एक्सचेंज रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बोला एक चीज की कीमत 10 रुपए, दूसरी चीज की कीमत 5 रुपए, तो 5 रुपए वाले दो चीजों को एक्सचेंज करना पड़ेगा अगर हम 10 रुपए वाली एक चीज लेना चाहते हैं। बदले में, के बदले में, व्हाट वी हैव टू पे उनके बदले में, तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारे लिए मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की काम करता है, यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करता है। ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में बोलता है कि भाई हमारे पास में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब हो गया कि मनी जो है वो एक स्टैंडर्ड, एक ऐसी चीज काम करता है जिसके अंतर्गत हम सारे पेमेंट्स को लिख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स को ले जा सकते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पॉसिबल तभी हो पाया जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड ड्यू टू द पॉसिबिलिटी दैट वी कैन रिकॉर्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ब्रिंग एंड ब्रॉट अप हुआ इकोनॉमी के अंदर ड्यू टू ओनली रीजन दैट इज मनी। अगर मनी नहीं होता, कॉमन डिनोमिनेशन नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मनी के रूप में नहीं होता, तो कभी हमारा क्रेडिट, फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट पॉसिबल ही नहीं था। आप इमेजिन करके देख लीजिए, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल सिस्टम इज डन इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, मनी के टर्म में हम लोग करते हैं सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, तो ये मनी की वजह से पॉसिबल हुआ। एंड लास्ट बोलता है स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शन ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? मनी एक संपत्ति की तरह डील करता है, एसेट फंक्शन। लिखता क्या है? एसेट। मनी इज कंसिडर्ड एज एन एसेट व्हेन इट इज स्टोर्ड। ऑब्वियसली आपके अकाउंट में 10,000 रुपए, कहां लिखते हैं आप उसको? बैलेंस शीट में किस साइड लिखते हैं? एसेट साइड लिखते हैं, कैश एट बैंक। Why it is considered as an asset? Store of value is why considered as an asset? Because it gives you the benefit that can be availed in future. Being from the balance which is stored in the form of money, in the form of money, can be utilized by a person for claiming something, for commanding something in the coming future. That's why store of value is considered as the asset function of money. ये asset function consider होता है कि जब आप money को, पैसे को स्टोर करते हैं तो वो आपके लिए एसेट हो जाता है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू बेनिफिट इन द कमिंग फ्यूचर, यू कैन गेन बेनिफिट्स फ्रॉम दैट एसेट। ठीक है, तो बोलता है ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी पॉसिबल हुआ मनी के आने के बाद में, बिकॉज थ्रू मनी वी कैन स्टोर द वैल्यू इजिली। हम आसानी से वैल्यू क्या कर सकते थे? स्टोर कर सकते थे। बोलता है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू means that money can be used to transfer purchasing from power from present to future. Yes, obvious, that's why we are considering it as an asset. ये हमारे purchasing power को अभी से फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहा है। आज मेरे पास अगर पैसा है तो मैं होना कि मैं कल इस पैसे को यूज कर सकता हूं। दैट इज ट्रांसफरिंग द परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई मनी इज कंसीडर्ड एज एन एसेट ओवर देयर। यहाँ पे मनी को हम एक एसेट कंसीडर करते हैं। मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ। धन संपदा को इकट्ठा करने का तरीका पैसा ही है। पैसे के टर्म में हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। It provides security to the individual to meet contingencies, unpredictable emergencies and to pay future debts. Obviously, asset का यही सब function हो सकता है कि ये contingencies को में help करेगी, आपके future का debt को pay करने में help करेगी, future purchasing power आपका increase करेगी. That's why it is considered as an asset. ठीक है, ये और वेल्थ को इकट्ठा करने का सबसे इकोनॉमिकल और सबसे कन्वीनियंट तरीका अगर कुछ है तो दैट इज थ्रू मनी। ये किसके थ्रू है? मनी के थ्रू है। ठीक है, मनी किस किस डिनोमिनेशन में मिलता है? तो इंडिया में मनी का डिनोमिनेशन ₹1 से लेकर के डिफरेंट डिनोमिनेशन होते हुए 2000 रुपए तक का मनी का आपके डिनोमिनेशन अवेलेबल है। इजीली मनी पोर्टेबल होता है, इसके अंदर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और हम जो भी सेविंग्स करते हैं वो चाहे फिजिकल मनी के टर्म्स में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मनी के टर्म्स में हो, वो सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में ही पॉसिबल है। एंड वन मोर थिंग इज दैट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू मनी। हम एक चीज से दूसरी चीज में वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम पैसे से कोई सामान खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एंड व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग द वैल्यू इट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द हेल्प ऑफ मनी। ये बिना मनी के ये भी पॉसिबल नहीं था या नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज। मनी ने बार्टर एक्सचेंज के सारे ड्रॉबैक्स को क्या कर दिया है? कवर कर दिया है। ठीक है, विल रेस्ट द क्लास टुडे। यहीं पर हम लोग आज रोकते हैं।
ठीक है। इसके आगे डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड अदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। टॉपिक बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर है। मतलब एक तरफ जहां पे आपका इंडिविजुअल वो वाला चैप्टर चल रहा था, एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर, और उसके कंपेरेबिलिटी में मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, ठीक है, तो दोनों में ट्रेमेंडस डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इजी चैप्टर है, आप भी थोड़ा रिलैक्स करेंगे कि एक भारी चैप्टर के बाद एक आसान चैप्टर आया है, और फिर इसके बाद जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट का, वो चैप्टर भी आपको इजी लगेगा, मतलब नॉर्मल लगेगा, बिकॉज उसके अंदर के बहुत सारे टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में बड़ी तसल्ली के साथ में बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस कर रखा है उसके। ठीक है, तो वो चैप्टर भी आपको इजी लगेगा, आसानी से आप वो चैप्टर निकाल पाएंगे। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपने मेरे साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, मैं बता के चलूंगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जो अभी मेरे साथ में ये वाला चैप्टर कर रहे हैं वो लोग इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए। ठीक है, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जिनको जिनको बेटा मैंने कम्युनिकेट करने के लिए बोला है वो लोग विदाउट फेल मेरे को कम्युनिकेट कीजिएगा। ठीक है, मुझे ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा किसी का भी, मेरे को बस 2-4 बातें सबसे करनी है। ठीक है, और फिर हो जाएगा। आप लोग जिनको जिनको भी मैंने बोला है कम्युनिकेट करने के लिए वो कर लेंगे मेरे से कम्युनिकेट। ठीक है, चलिए ओके, अभी मैं क्लास यहीं पे रेस्ट करता हूँ। सुबह 7 बजे एडमिशन की क्लास, ठीक है, 11 बजे कंपनी की क्लास, और फिर जैसे शाम में आपकी क्लास चलती है। नहीं, कल मैंने शायद कंपनी वाली क्लास में बीएसटी बोल रखा है, तो जो भी है वो उस अकॉर्डिंगली 11 बजे वाली क्लास, और फिर उसके बाद शाम वाली क्लास एज अकॉर्डिंगली जैसे चल रही है वैसे चलेगी। ठीक है, बाकी रेस्ट कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बाकी बातें